वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में टॉपिक लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। स्टार्ट करते हैं। इट इज द फर्स्ट रूल टू बी अप्लाइड बाय द जजेस व्हाइल स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, पहला रूल है। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में पहला रूल कौन सा है? लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये पहला रूल है इंटरप्रिटेशन का जो जजेस क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं व्हाइल इंटरप्रिटेशन, यानी कि इंटरप्रिटेशन के दौरान पहला रूल कौन सा अप्लाइड करा जाता है जजेस के द्वारा? लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। द लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन फोकसेस ऑन द प्लेन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। अब ये फोकस किस पे करता है? ये रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यानी कि लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन फोकस करता है प्लेन मीनिंग पे, वर्ड्स के। यानी कि अगर कोई वर्ड्स को लेके एम्बिग्युइटी है, कि वर्ड्स को लेके डाउट है, तो प्लेन मीनिंग क्या होगा, यानी कि ट्रांसलेशन क्या होगी, उसकी ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन क्या होगी, तो उस रूल को क्या कहते हैं हम? लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज आल्सो नोन एज द प्लेन मीनिंग रूल। अगर हम बात करते हैं लिटरल रूल को हम क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन के? प्लेन मीनिंग रूल भी कहते हैं। प्लेन मीनिंग रूल मतलब क्या है? अगर कोई भी टेक्स्ट है, उसके मीनिंग को लेके, उसकी टर्म्स को लेके एम्बिग्युइटी है, तो उसका प्लेन मीनिंग क्या होगा, सिंपल मीनिंग क्या होगा? तो अगर हम सिंपल मीनिंग दे रहे हैं, ऐसे इंटरप्रिटेशन को हम क्या कहेंगे? लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। द वर्ड यूज्ड इन द एक्ट आर टू बी गिवन और इंटरप्रेटेड इन देयर नेचुरल और ऑर्डिनरी मीनिंग। जो वर्ड्स यूज हुए एक्ट में, उन्हें लेके एम्बिग्युइटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं? कोर्ट क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा। गिवन यानी कि देगा, उस वर्ड का मतलब बताएगा हमें। किस सेंस में? इन देयर नेचुरल और ऑर्डिनरी मीनिंग, कि उनका नेचुरल मीनिंग क्या, ऑर्डिनरी मीनिंग क्या है। क्लियर? To give the natural or ordinary meaning. If the words are clear, they must be applied even though the intention of the legislature may have different. अगर हम बात करें literal rule of interpretation में, तो अगर words clear हैं तो कोर्ट्स उनका क्या करेगी? इंटरप्रेट कर देगी इनका ऑर्डिनरी मीनिंग क्या है। यहाँ पे यानी कि लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में हम लेजिस्लेचर की इंटेंशन को फोकस नहीं करते। लिटरल रूल में क्या है? सिंपल ट्रांसलेशन। मान लीजिए कि कोई हमारा टेक्स्ट है, उसे हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेट कर रहे हैं, यानी कि ग्रामेटिकल ट्रांसलेट करा जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहेंगे। कोई भी टर्म्स है, उन्हें सिंपल वर्ड्स में बताया जा रहा है, तो ये क्या है? लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखिए, द लिटरल रूल इज व्हाट द लॉ सेज इंस्टेड ऑफ व्हाट द लॉ मीन्स। लिटरल रूल क्या है? कि लॉ का मतलब क्या है, लॉ क्या कह रहा है, ना कि लॉ के मीनिंग में जाना हमें, मतलब इंटेंशन के बारे में। लॉ जो लिखा है वही हमने माना है, उसके मीनिंग, उसके इंटेंशन को, यानी कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन को फोकस नहीं करते। किस चीज में? लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। For determining of the meaning of any word or phrase in a statute where complexity and uncertainty arises. अगर हम बात करते हैं किसी भी वर्ड से रिलेटेड, किसी भी फ्रेज से रिलेटेड, किस स्टैट्यूट में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, अनसर्टेनिटी अराइज होती है, तब उस वर्ड का मीनिंग जानने के लिए हम किस रूल को फॉलो करते हैं? लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। देयर शुड बी नो एडिशन, ध्यान रखना, देयर शुड बी नो एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। कोई भी वर्ड्स है, कोई भी हमारा किसी भी टेक्स्ट का हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम कोई भी एडिशन नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे वर्ड्स का। सिंपल जो टेक्स्ट लिखा गया उसे हम प्लेन मीनिंग, ऑर्डिनरी मीनिंग में बता देंगे, यानी कि कोड बता देंगे। द प्राइमरी रूल इज टू इंटरप्रेट द वर्ड्स एज दे आर। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी रूल क्या होता है इंटरप्रिटेशन में भी, कि इंटरप्रेट करना किसे? वर्ड्स को, जैसे वो वर्ड्स हैं। एज दे आर मींस जो कहा गया, जो वर्ड्स उनका मतलब बता रहे हैं, उनका ऑर्डिनरी मीनिंग बताना क्या कहलाता है? प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। द लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज आल्सो नोन एज ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को हम क्या कहते हैं? ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रामेटिकल हम क्या कर रहे हैं? टेक्स्ट को, वर्ड्स को क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। Statute may itself provide a special meaning for a term which is usually to be found in the interpretation section. अगर हम बात करते हैं स्टैट्यूट में, हमारा क्या होता है? इंटरप्रिटेशन सेक्शन होता है, यानी कि ज्यादातर सेक्शन 3 क्या होता है? हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज या इंटरप्रिटेशन सेक्शन कह लीजिए। तो वो कुछ टर्म्स को क्या करता है? डिफाइन करता है। ज्यादातर यही देखा गया है, स्टैट्यूट में ही हमारा इंटरप्रिटेशन सेक्शन कुछ टर्म्स को क्या कर देता है? स्टैट्यूट की डिफाइन कर देता है, उनका मीनिंग बता देता है। टेक्निकल वर्ड्स आर गिवन ऑर्डिनरी टेक्निकल मीनिंग इफ द स्टैट्यूट हैज नॉट स्पेसिफाइड एनी अनदर। कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं अगर स्टैट्यूट में, तो उन्हें सिर्फ हम क्या करेंगे? ऑर्डिनरी टेक्निकल मीनिंग ही दिया जाएगा, उनका ऑर्डिनरी टेक्निकल मीनिंग ही यूज करा जाएगा, अगर स्पेसिफाइड नहीं करा गया है स्टैट्यूट में कुछ अलग से। यानी कि अगर कोई भी टेक्निकल टर्म यूज हुई है, उसके बारे में कुछ स्पेशली नहीं कहा गया, स्पेसिफिकली नहीं कहा गया है कुछ,
तो हम उस टेक्निकल वर्ड्स को कैसे यूज करेंगे, उसको क्या मीनिंग देंगे, आर गिवन ऑर्डिनरी टेक्निकल मीनिंग. Words will not be inserted by implication. It should always be remembered that the words acquire significance from their context. अगर हम बात करते हैं तो words को insert नहीं करा जाएगा implication के द्वारा, किसमें, हमारे literal rule of interpretation में. अगर कोई harsh consequences है, if any harsh consequences arises, then the remedy for it shall be sought and looked out by the legislature. अगर हम बात करते हैं कोई भी harsh consequences arises होते हैं तो जो उसकी remedy है वो कैसे sort करी जाएगी, कैसे look out करी जाएगी, किसके द्वारा, by the legislature. Clear? Come to the next slide. Case law. राम अवतार versus assistant sale tax officer. अब इस केस में क्या हेल्ड हुआ था? In this case, Supreme Court held that better leaves could not be given the dictionaries technical or botanical meaning when the ordinary and the natural meaning is clear. अगर कोई भी टर्म्स यूज हुई हैं तो उसे हम क्या देंगे, सिंपल अकॉर्डिंग टू किस से, अकॉर्डिंग टू द लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. तो उसे हम क्या करेंगे, स्टैट्यूट में क्या दिया जाएगा, उसका मीनिंग क्या दिया जाएगा, ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग अगर क्लियर है उस टर्म का स्टैट्यूट में और हम एप्लीकेशन कर रहे हैं लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में, तो उसे हम डिक्शनरी या टेक्निकल या बॉटनिकल मीनिंग नहीं देंगे. सर आपने ये क्या कह दिया, कंफ्यूजन हो गया. देखिए, अगर कोई भी टर्म है स्टैट्यूट में और उसका जो मीनिंग है ऑर्डिनरी मीनिंग या नेचुरल मीनिंग क्लियर है, या बाय द इम्प्लीकेशन अगर हम बात करते हैं, अगर हम अप्लाई करते हैं कौन सा रूल, लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, उससे उसका मीनिंग उस टर्म का क्लियर हो रहा है, तो हम जो वर्ड गिवन है डिक्शनरीज में, जो उसका टेक्निकल मीनिंग है या बॉटनिकल मीनिंग है, उसे यूज नहीं करेंगे. बीइंग अ वर्ड of everyday use must be understood in its popular sense by which the people are conversant with it, as also the meaning which the statute dealing would attribute to it. Its sale is therefore liable for sale tax. इस केस में क्या था, देखिए इस केस में जो अपीलेंट था वो पान के पत्ते की खेती करता था और उसने प्ली ली कि जो पान के पत्ते की खेती है उसमें, यानी कि पान पे क्या नहीं लगता, सेल टैक्स नहीं लगता पान के पत्ते में, वो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसने प्ली ली. बट कोर्ट ने क्या कहा, अगर हम ऑर्डिनरी मीनिंग या नेशनल मीनिंग जब क्लियर होता है या उसके पॉपुलर सेंस को हम क्या करते हैं, जो डेली लाइफ में क्या करा जाता है, यूज करा जाता है, उसे ऑप्ट करते हैं. क्लियर? अगर हम लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लिटरल इंटरप्रिटेशन हमारा क्या है कि सिंपल या ऑर्डिनरी मीनिंग हमें देखना है, कौन सा, उस टर्म का. तो अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो कोर्ट ने इस हमारे रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को अप्लाई करते हुए क्या कहा कि पान के पत्ते पे क्या लगेगा, सेल टैक्स लगेगा. देयरफॉर लायबल टू सेल टैक्स, वो क्या कहलाई जाएगी, सेल कहलाई जाएगी. और जो वो पान के पत्ते की खेती करके बेच रहा है वो क्या कहलाई जाएगी, सेल कहलाई जाएगी. और वो पर्सन यानी कि अपीलेंट क्या होगा, लायबल होगा किस चीज के लिए, सेल टैक्स के लिए. इन स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस इंदर सिंह, it was observed that when a word has acquired a special meaning in law, the dictionary ceases to helpful anymore in interpreting that the word deputation has a different meaning in service law and the dictionary meaning is of help. अगर हम बात करते हैं, अगर हम देखते हैं कोई भी वर्ड का स्पेशल मीनिंग है किसमें, लॉ में, तो जो डिक्शनरी में मीनिंग दिया गया हुआ उसे हम क्या कर देंगे, सीज कर देंगे. यानी कि हम डिक्शनरी के मीनिंग को नहीं मानेंगे. अगर लॉ में उसका कुछ स्पेशल मीनिंग है तो सिर्फ हम उसके स्पेशल मीनिंग को ही की तरीके से क्या करेंगे, उस वर्ड को यूज करेंगे. क्लियर? अगर कोई भी वर्ड है, जैसे कोई भी परफॉर्मेंस वर्ड हो गया, कोई भी चीज, कोई भी एक वर्ड हो गया जो हमारा लॉ में जिसका क्या है, स्पेशल मीनिंग है, तो हम डिक्शनरी के मीनिंग को क्या कर देंगे, सीज कर देंगे. हम किस तरीके से उसका मीनिंग मानेंगे, एज पर द लॉ, जो हमारा स्पेशल मीनिंग उस लॉ में उसका निकलता है उस टर्म का. क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. एडवांटेजेस ऑफ द लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. अब डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस. क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं किसके, लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन की. द फर्स्ट एडवांटेज, लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज कंसिडर टू बी मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड सेफ रूल. इसे कंसिडर करा गया, यानी कि जो लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है उसे कंसिडर करा जाता है मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड सेफ रूल. सेफ एंड स्ट्रॉन्ग क्यों कहा गया, क्योंकि हमने क्या करा है, सिर्फ टेक्स्ट को, वर्ड को, लैंग्वेज को क्या करा है, इंटरप्रेट करा है, सिंपल मीनिंग ड्राइव करा है. क्लियर? That the language of the statute speak of the mind of legislature. क्योंकि देखिए हमने क्या करा है, जो लैंग्वेज है स्टैट्यूट की उसे क्या करा है, सिंपली ट्रांसलेट करा है. तो जो स्टैट्यूट की लैंग्वेज है वो क्या बताती है, स्पीक ऑफ द माइंड ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के दिमाग को बताती है किस सेंस में वो चीज डली गई है. ठीक है? That the legislature does not commit mistake. अब जो लॉ मेकर्स हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, उन्होंने क्या बनाया, लॉ बनाया, स्टैट्यूट बनाया, प्रोविजंस बनाए. तो अब जो प्रोविजंस बनाए तो उन्होंने बहुत सोच समझ के एक एक पार्ट को कंसीडर करके बनाया गया होगा. तो चांसेस मिस्टेक के तो है ही नहीं लेजिस्लेचर के.
तो इसलिए हमने लिटरल इंटरप्रिटेशन में कहा है कि लेजिस्लेटर डज नॉट कमिट मिस्टेक, और हमने जब लेजिस्लेचर लॉ बनाने में मिस्टेक कमिट नहीं करती, तो जब हम उसे सिंपल ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ये हमारा रूल क्या होगा, ये भी इसका एडवांटेज होगा, क्योंकि हमने क्या करा है, सिर्फ जो वर्ड्स है लेजिस्लेचर के यानी कि स्टैट्यूट की लैंग्वेज है उसे ही ट्रांसलेट किया है। इट अनेबल अ मैन टू अंडरस्टैंड द स्टैट्यूट। अब ये हमारा लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या करता है, अनेबल करता है मैन को कि अंडरस्टैंड कर सके स्टैट्यूट, यानी कि लोग अंडरस्टैंड कर सके स्टैट्यूट को। अगर कोई भी प्रोविजन, कोई भी लैंग्वेज है टेक्स्ट की, उसको हम सिंपली ट्रांसलेट करके प्लेन मीनिंग में देखें तो हर कोई लॉ समझ पाएगा। अगर उसकी लैंग्वेज में हम इंटरप्रिटेशन बहुत टेक्निकल करते हैं तो एक नॉर्मल पीपल नहीं समझ पाएगा क्या, स्टैट्यूट्स को। द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर टू क्रिएट द एटीट्यूड इज सिंपल एंड अनएम्बिगियस। देखिए अनएम्बिगियस हो जाएंगे चांसेस, क्योंकि सिंपल होगी किसकी, लैंग्वेज किसकी, हमारे किसकी, स्टैट्यूट की सिंपल उसे हमें मीनिंग देना है, और इंटेंशन जो लेजिस्लेचर की है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, हम समझ पाएंगे क्या कहना चाहता है हमारा लेजिस्लेचर। द लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन रिस्पेक्ट द सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए ऑल वी नो दैट देयर आर थ्री ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो ये जो लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है ये पार्लियामेंट को क्या करता है, सुप्रीमेसी की, पार्लियामेंट की क्या करता है, रिस्पेक्ट दे रहा है। रिस्पेक्ट कैसे दे रहा है, अगर कोई भी लॉ बनाया पार्लियामेंट ने, क्लियर, और उस पर जुडिशरी क्या कर रहा है, उसे इंटरप्रेट कर रहा है, उसमें बता रहा है कि आपने ये चीज अलग तरीके से, उसमें एडिशन कर रहा है, उस लॉ को क्या कर रहा है, मॉडिफाइड कर रहा है, लैंग्वेज को मॉडिफाइड कर रहा है। तो यहाँ पे सुप्रीमेसी को क्या देखा जाएगा कि आपने सुप्रीमेसी को रिस्पेक्ट नहीं दी पार्लियामेंट की। बट अगर लिटरल रूल में क्या है, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, हम उसे क्या कर रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, जुडिशरी क्या कर रही है, ये रूल क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है किसे, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। द लॉ बिकम्स प्रिडिक्टेबल। लॉ क्या हो जाएगा, प्रिडिक्टेबल हो जाएगा कि लॉ क्या कहना चाहता है हम समझ पाएंगे, क्लियर। इट प्रिवेंट कोर्ट्स फ्रॉम टेकिंग साइड्स इन लेजिस्लेटिव और पॉलिटिकल इश्यूज। अब ये क्या करता है, कोर्ट को भी प्रिवेंट करता है कि वो लेजिस्लेटिव या पॉलिटिकल इश्यूज की साइड ना ले, क्योंकि जो लॉ कहा गया है, जो लॉ कह रहा है, जो टेक्स्ट कह रहा है, प्रोविजन कह रहा है, जो स्टैट्यूट कह रहा है, हमें सिर्फ वही एप्लीक करना है, उसका सिंपल मीनिंग ही एप्लीकेबल करना है, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, द रूल कैन नॉट बी एप्लीकेबल इन एवरी सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन हर सिचुएशन के लिए बेस्ट नहीं है, हर सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होता, क्लियर। द लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कैन लीड टू अनरीजनेबल डिसीजन मेकिंग पावर। जो हमारा ये रूल है इंटरप्रिटेशन का, ये किस चीज को लीड करता है, अनरीजनेबल डिसीजन मेकिंग पावर को क्या करता है, लीड करता है। Our laws are written in the English language। जो हमारे laws हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। एंड द लैंग्वेज इज ambiguous। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्या है, सिंपल है, ambiguous है, कोई भी डाउट नहीं है। समटाइम वन वर्ड हैज मेनी डिफरेंट मीनिंग। और कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ड्स के बहुत ज्यादा मीनिंग होते हैं। अगर हम इंग्लिश के वर्ड्स लेते तो एक वर्ड के बहुत ज्यादा मीनिंग होते हैं, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा मीनिंग किस जगह सुटेबल है, क्लियर। This restrict the scope of driving meaning from the context of the statute and depending solely upon the plain wording। ये क्या करता है, restrict कर देता है उस स्कोप को, यानी कि वर्ड्स के मीनिंग को, जो वर्ड के मीनिंग ड्राइव्ड होते हैं, डिफरेंट मीनिंग ड्राइव होते हैं, इंटेंशन ड्राइव्स होती हैं, कई बार कई कंक्लूजन निकलते हैं, उन्हें क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आपको क्या करना है, सिर्फ किस चीज को ऑप्ट करना है, प्लेन वर्डिंग्स को ऑप्ट करना है, यानी कि जो सिंपल मीनिंग है, प्लेन मीनिंग है, जो बताया जा रहा है उसे ही आपको क्या रहना है, ऑप्ट करना है, यानी कि स्टैटिक रहना है मीनिंग के लिए, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट, अब एक केस लो कर लेते हैं लास्ट, मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इन दिस केस द अपीलेंट, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आफ्टर अराइविंग एट द एयरपोर्ट डिड नॉट डिक्लेयर दैट ही वाज कैरिंग गोल्ड विद हिम। अब देखिए जो अपीलेंट था वो क्या था, सिटीजन ऑफ इंडिया था, यानी कि इंडिया की नागरिकता थी उसके पास। वो जब आ रहा था, यानी कि जब वो एयरपोर्ट पे था, तो उसने डिक्लेयर नहीं करा कि उसके पास क्या है, गोल्ड है, यानी कि उसके पोजीशन में गोल्ड है। During his search was carried on, gold was found in his possession as it was against the notification of the government। जब उसके मतलब सर्च के दौरान उसके पास बहुत सारा क्या गया, उसके पोजीशन पे सोना पाया गया, क्लियर। और जो किसके अगेंस्ट था, नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। एंड was confiscated under section 167 clause 8 of सी कस्टम एक्ट। अब सी कस्टम एक्ट की सेक्शन 167 क्लॉज 8 के तहत उसे क्या कर लिया गया, कन्फिस्केटेड कर लिया गया, यानी कि बंदी बना लिया गया। आप समझ पा रहे हैं,
एक सिटीजन था इंडिया का, जो एप्लीकेंट था इस केस में वो क्या था, सिटीजन ऑफ इंडिया था। एयरपोर्ट में उसने डिक्लेयर नहीं करा कि मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है। सर्च के दौरान, यानी कि उसकी जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जब उसकी चेकिंग हो रही थी, सर्च के दौरान बहुत सारा सोना पाया गया, तो वो नोटिफिकेशन के अगेंस्ट था, यानी कि इतना ह्यूज अमाउंट पे गोल्ड रखना ये नोटिफिकेशन के अगेंस्ट था, और उसे क्या कर लिया गया, कन्फिस्केटेड कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। किस सेक्शन के अंडर, अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीज कस्टम एक्ट। Later on, he was also charged under Section 8 of the FARA Foreign Action Regulation Act 1947। उसके बाद उसे चार्ज में ले लिया गया किस सेक्शन के अंडर, अंडर सेक्शन 8 ऑफ FARA। The appellant challenged this trial to be violative under Article 20 Clause 2 of the Indian Constitution। अपीलेंट ने क्या करा, चैलेंज करा ट्रायल को कि आप क्या कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 का। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल नो पर्सन शैल बी पनिश्ड और प्रोसिक्यूटेड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। दिस इज कंसिडर्ड एज अ डबल जेपार्डी, यानी कि डबल जेपार्डी कर रहे हैं आप, यानी कि एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार क्या करा जाता है, पनिश्ड किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डबल जेपार्डी कहते हैं। डबल जेपार्डी मींस एक पर्सन को एक ही ऑफेंस के लिए, एक ही क्राइम के लिए एक से ज्यादा बार क्या करा जा रहा है, पनिश करा जा रहा है। क्लियर। पहले उसे कन्फिस्केटेड कर दिया गया था अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 8 में, और फिर अंडर सेक्शन 8 ऑफ फेरा में उसे क्या करा जा रहा था, ट्रायल चल रहा था। तो उसने ट्रायल के लिए क्या करा, बिल्कुल सही, ट्रायल के लिए क्या करा, प्ली रेज करी। उसने कहा कि आप क्या कर रहे हो, मेरा वायलेशन कर रहे हो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब कोर्ट ने क्या हेल्ड करा, द कोर्ट हेल्ड दैट द सीज एक्ट नाइदर अ कोर्ट नॉर अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल, यानी कि जो सीज एक्ट है ना ही वो कोर्ट है और ना ही कोई भी जुडिशियल ट्रिब्यूनल है। Thus accordingly he was not prosecuted earlier, यानी कि जो अपीलेंट था वो पहले क्या नहीं हुआ था, प्रोसिक्यूट तो हुआ ही नहीं था, क्योंकि सीज एक्ट के अंदर उसे क्या कर लिया गया था, कॉन्फिस्केट कर लिया गया था, यानी कि बंदी बना लिया गया था। बट जो सीज एक्ट है वो ना ही कोर्ट है और ना ही कोई जुडिशियल ट्रिब्यूनल है, तो मतलब आप तो प्रोसिक्यूट हुए ही नहीं हो, और जो आपका जो ट्रायल है वो क्या है, वैलिड है, एंड हिज ट्रायल वाज हेल्ड टू बी वैलिड। होपफुली आप सभी को लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मीनिंग डिस्कस करा, केस लॉ डिस्कस करें, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में डीएम कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगती है ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।